डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना केमिकल काइनेटिक्स। ओके, कौन सा टॉपिक है? केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करो हेडिंग कि चैप्टर कौन सा अपना, केमिकल काइनेटिक्स। डियर स्टूडेंट, जब भी आप लोग कोई टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले माइंड में ये उठना चाहिए कि आप वो टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हो। ऐसा क्या नीड हुई जो आपको उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर आप ऑर्गेनिक के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है आपके, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट है, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट है, चाहे मेजोमेरिक इफेक्ट है। तो इन चीज़ों को पढ़ते क्यों हो आप, इसकी नीड क्यों हुई अपन को। तो सबसे पहले जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, उन सब के बारे में ये बात करेंगे सबसे पहले कि उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो जैसे आपके पास में कोई एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, कोई हार्ड एंड डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। जैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो तरीके की स्टडी होती है। यहाँ पर दो तरीके की स्टडी होती है। एक वो स्टडी जो एनर्जी से रिलेटेड होगी, एक वो स्टडी जो एनर्जी से रिलेटेड होती है, और दूसरी स्टडी जो टाइम के रिगार्डिंग होती है या फिर टाइम से रिलेटेड होती है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड ऑफ द स्टडी। एक वो स्टडी जो एनर्जी से रिलेटेड होगी और दूसरी वो स्टडी जो टाइम से रिलेटेड होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो एनर्जी से रिलेटेड स्टडी होती है उसको आप थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हो, उसको आप थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हो, और जो टाइम से रिलेटेड स्टडी है उसको आप केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हो। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन तो ये है कि सर एनर्जी से रिलेटेड स्टडी का मतलब क्या है, या फिर टाइम से रिलेटेड स्टडी का मतलब क्या है। एनर्जी से रिलेटेड स्टडी का मतलब यह होता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इस रिएक्शन के कंप्लीट होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि एनर्जी से रिलेटेड स्टडी का मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। यह होता है एनर्जी से रिलेटेड स्टडी, और उसको आप किस में डील करते हो? थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हो। किस में डील करते हो? थर्मोडायनेमिक में डील करते हो। ओके, जो दूसरे तरीके की स्टडी है वो है टाइम से रिलेटेड स्टडी, जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हो। अब टाइम से रिलेटेड स्टडी का मतलब क्या होता है? टाइम से रिलेटेड स्टडी का मतलब यह होता है कि यह रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। क्या यह रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, क्या यह रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, मीन्स उसको कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सालों के बाद में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके की जो स्टडी होती है वो टाइम से रिलेटेड स्टडी होती है। किससे रिलेटेड होती है? टाइम से रिलेटेड स्टडी होती है। बात समझ में आ रही कि टाइम से रिलेटेड स्टडी क्या है, और उसको हम किस में डील करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वापस बता रहा हूं, कोई रिएक्शन है, हम क्यों केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। यहां पर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में दो तरीके की स्टडी होती है, एक एनर्जी से रिलेटेड, दूसरा
टाइम से रिलेटेड। जो एनर्जी से रिलेटेड स्टडी होती है, दैट मीन्स उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर उस रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप डील करते हो थर्मोडायनेमिक्स में। और जो टाइम से रिलेटेड स्टडी होती है, दैट मीन्स उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं कि भाई टाइम से रिलेटेड स्टडी है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहले हमने ये देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में टाइम से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग कि कितने टाइम में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसके बेसिस पर रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। ओके, जैसे कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप लोग 3 पार्ट में बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने। बात समझ में आ रही है? पहला पार्ट है फास्ट रिएक्शन, नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को। पहला पार्ट है फास्ट रिएक्शन, सेकंड पार्ट है स्लो रिएक्शन, और थर्ड पार्ट है आपका मॉडरेट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। बहुत ही इजी है ये चीज, मॉडरेट रिएक्शन। ओके, नाम से पता चल रहा है। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो विद इन ए सेकेंड कंप्लीट हो जाती है, या फिर जिसको कंप्लीट होने में सेकंड का टाइम लगता है, मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी जिसको कंप्लीट होने में शॉर्टर टाइम लग रहा हो, बहुत कम टाइम लग रहा हो, दैट इज द फास्ट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि जल्दी कंप्लीट होने वाली है, शॉर्टर टाइम लेने वाली है, दैट इज द फास्ट रिएक्शन। व्हाट्स अबाउट द स्लो रिएक्शन? क्या होती है स्लो रिएक्शन? यह भी नाम से पता चल रहा है, जिसको कंप्लीट होने में, वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता हो, दैट इज द स्लो रिएक्शन। दैट इज द स्लो रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको कंप्लीट होने में ना तो बहुत कम टाइम लग रहा हो, ना ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो। दैट मीन्स ना तो वो विद इन ए सेकेंड कंप्लीट हो रही है, और ना ही उसको कंप्लीट होने में सालों का टाइम लग रहा है। तो दैट काइंड ऑफ द रिएक्शन इज मॉडरेट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? स्लो रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन क्या है, और मॉडरेट रिएक्शन क्या है। अभी हमने बात की कि फास्ट रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर बात करते हो आप फास्ट रिएक्शन की, तो एग्जाम्पल ले सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हो, तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाती है, जिसको कंप्लीट होने में शॉर्टर टाइम लग रहा है। दैट्स वाई द न्यूट्रलाइजेशन द एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन। ओके, तो लिख सकते हो आप यहां पर क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस
जब रिएक्ट करते हैं दैट टाइम सॉल्ट एंड वाटर विल बी सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं स्लो रिएक्शन की, जिसको कंप्लीट होने में सालों लग रहा है। स्लो रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जब आप मार्केट से कोई चीज लाते हो जो आयरन की बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है, क्या उसके ऊपर दूसरे दिन ही जंग लग जाता है? क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? जब आप मार्केट से कोई चीज लाते हो आयरन की, लोहे की बनी हुई, तो क्या उसके ऊपर दूसरे दिन ही जंग लग जाता है, या फिर जंग लगने में सालों का टाइम लगता है? बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? दैट मीन्स रस्टिंग ऑफ द आयरन दैट टेक्स years of the time. It takes too much time. That means that is the example of slow reaction. ये स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि आज लाए और सप्ताह भर के बाद में उसके ऊपर जंग लग गया हो। इट्स नॉट लाइक दैट। इट विल टेक सम टाइम। सालों लगते हैं उसको जंग लगने में। तो क्या बोलोगे? रस्टिंग ऑफ द आयरन, आयरन ही नहीं, कोई सा भी मेटल ले लो आप लोग, उसके रस्टिंग में टाइम लगता है। दैट इज ए स्लो प्रोसेस बेसिकली। तो आप क्या बोलोगे? रस्टिंग ऑफ मेटल, रस्टिंग ऑफ मेटल। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे। नाउ व्हाट्स अबाउट द मॉडरेट रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के बीच में, ना तो ज्यादा टाइम लेगी ना ही बहुत कम टाइम लेगी। आप मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। सर एग्जांपल, जितने भी आप लेबोरेटरी में प्रोसेस करवाते हो वो मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल है। ऐसे मत बोल देना कि सर न्यूट्रलाइजेशन भी तो लेबोरेटरी में करवाते हैं। स्टेटमेंट सुनो, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, और वो भी स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शन जो आप लेबोरेटरी में कैरिड आउट करते हो, दैट इज द मॉडरेट रिएक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर। तो क्या लिखोगे? जितनी भी रिएक्शन आपकी लेबोरेटरी में कैरिड आउट होती है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। बात समझ में आ रही? ओके, तो क्या लिखोगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन तो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि टाइम के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को किस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, देन मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, देन मॉडरेट रिएक्शन। उसके बाद में हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल भी देखे। ओके, बात करते हैं हम लोग किस तरीके से कोई रिएक्शन है वो कैरिड आउट हो रही है, किस तरीके से रिएक्शन की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आ रहा है। किस तरीके से ये सब वेरिएशन हो रहा है और उस वेरिएशन में कितना टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो जैसे कोई रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन हर बार मैं लिखता आ रहा हूं, जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है।
ओके। और मैंने कहा इनिशियल टाइम बोले तो t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड लिख लो आप लोग, 0 सेकेंड। तो मेरे को सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि जब टाइम शुरू नहीं हुआ था, दैट मीन्स इनिशियल टाइम पर जब आपके रिएक्टेंट ने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था, दैट मीन्स रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही है आपकी, उस कंटेनर में कौन अवेलेबल होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? ऑब्वियसली रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी t इक्वल्स टू 0 टाइम है, इनिशियल टाइम है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं किया है। तो ऐसे टाइम में आप क्या बोलोगे, t इक्वल्स टू 0 टाइम है, केवल और केवल रिएक्शन वेसल में जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसमें मेरे पास में केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 के बराबर है, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 है। अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन में ना बोले आपको कि इनिशियल टाइम में इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, और वो बोलेगा भी नहीं कभी, बहुत रेयरली चांसेस होंगे, तब तक आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 0 कंसीडर करना है। क्या करना है? 0 कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? मतलब केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और मैंने कह दिया, कंसीडर कर लिया कि रिएक्टेंट की जो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन है दैट इज स्मॉल ए, दैट इज स्मॉल ए। अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती है वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्शन के कैरिड आउट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरा कुछ रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स क्या हमेशा ही मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्मॉल ए रहेगी? नो, ऑब्वियसली नो। वापस बोल रहा हूं, जब t 0 था तो केवल और केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कैरिड आउट होती है मेरा कुछ अमाउंट, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती है। हो सकता है टी आप 5 सेकंड बाद देखो, हो सकता है 5 मिनट बाद देखो, हो सकता है 15 मिनट बाद देखो, हो सकता है 5 आवर्स बाद देखो। तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। ये 0 था इनिशियल टाइम पर, मैंने कह दिया t इक्वल्स टू टी टाइम बाद, t इक्वल्स टू टी टाइम बाद, t सेकेंड बाद। आप इसको 5 सेकेंड ले लो, 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, 5 आवर्स ले लो। मैंने कहा टी टाइम बाद। लेट्स से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x है, लेट्स से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? x। तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? स्टार्टिंग में a था, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट डिकंपोज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। वो अमाउंट कितना आपने कंसीडर किया है? x कंसीडर किया है। कितना कंसीडर किया है? x कंसीडर किया है। तो रिमेनिंग कितना हुआ? क्या बोलोगे? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स।
बात समझ में आ रही है? मतलब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, केवल और केवल एक कंक्लूजन ध्यान रखना यहां पर इन सब चीजों का, कि जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्शन में, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। मींस जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है। यह तो पता चल गया अपन को कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो किस स्पीड से डिक्रीज होगी, उसको डिक्रीज होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, या फिर उस कंसंट्रेशन को इंक्रीज होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको इंक्रीज होने में कितना टाइम लग रहा है। इसी के बारे में तो अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। समझ रहे हो बात कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, नो डाउट हुई, किस स्पीड से हुई है, उसको डिक्रीज होने में कितना टाइम लग रहा है, इन सब चीजों के बारे में ही तो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसी वजह से हमको जरूरत पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स की, जिसके अंदर हम लोग ये पता कर सके कि उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की। रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी रेट क्या है, किस रेट से वो डिसअपियर हो रहा है। प्रोडक्ट अपियर हो रहा है तो किस स्पीड से अपियर हो रहा है, किस स्पीड से उसके कंसेंट। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।